भाई साहब की चिट्ठी मेरे सामने मेज पर पड़ी थी। मैं उसे 3 बार पढ़ चुका था। वैसे जब ऑफिस संबंधी डाक के साथ भाई साहब की चिट्ठी भी मिली तो मैं चौंक गया, क्योंकि एक लंबे अरसे से हमारे बीच एक दूसरे को पत्र लिखने का सिलसिला लगभग खत्म हो गया था। जब कभी भूले भटके एक दूसरे का हाल पूछना होता तो या तो हम टेलीफोन पर बात कर लिया करते या फिर कंप्यूटर पर 2 पंक्तियों की ईमेल भेज देते। दूसरी तरफ से तत्काल कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2 पंक्तियों का जवाब हाजिर हो जाता। कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस संक्षिप्त ई चिट्ठी को पढ़ते हुए ऐसा लगता जैसे कि 2 पदाधिकारी अपनी राजकीय भाषा में एक दूसरे को पत्र लिख रहे हों। भाइयों के रिश्तों की गर्माहट तनिक भी महसूस नहीं होती। हालांकि भाई साहब का यह पत्र भी एकदम संक्षिप्त व बिल्कुल प्रासंगिक था, मगर पत्र के एक एक शब्द हृदय को छूने वाले थे। इस छोटे से कागज के टुकड़े पर कलम व स्याही से भाई साहब की उंगलियों ने जो चंद पंक्तियां लिखी थीं, वे इतनी प्रभावशाली थीं कि तमाम टेलीफोन कॉल व 1000 इलेक्ट्रॉनिक मेल इनका स्थान कभी नहीं ले सकती थीं। मेरे हाथ चिट्ठी की ओर बार बार बढ़ जाते और मैं हाथों में भाई साहब की चिट्ठी थाम कर पढ़ने लग जाता। प्रिय श्याम, कई साल बीत गए। शायद माँ के गुजरने के बाद हम तीनों भाइयों ने कभी एक साथ दिवाली नहीं मनाई। तुम्हें याद है, जब तक माँ जीवित थीं, हम तीनों भाई देश के चाहे किसी भी कोने में हों, दिवाली पर इकट्ठे होते थे। क्यों न हम तीनों भाई अपने अपने परिवारों सहित एक छत के नीचे इकट्ठा होकर इस बार दिवाली को धूमधाम से मनाएं व अपने रिश्तों को मधुरता दें। आशा है तुम कोई असमर्थता व्यक्त नहीं करोगे और दिवाली से कम एक दिन पूर्व देहरादून मेरे निवास पर अवश्य पहुंच जाओगे। मैं गोपाल को भी पत्र लिख रहा हूं। तुम्हारा भाई मनमोहन। दरअसल माँ के गुजरने के बाद यानी पिछले 25 सालों से हम तीनों भाइयों ने कभी दिवाली एक साथ नहीं मनाई। जब तक माँ जीवित थीं, हम तीनों भाई हर साल दिवाली एक साथ मनाते थे। माँ हम तीनों को ही दिवाली पर गांव अपने घर आने को बाध्य कर देती थीं, और हम चाहे किसी भी शहर में पढ़ाई या नौकरी कर रहे हों, दिवाली के मौके पर अवश्य एक साथ हो जाते थे। हम तीनों माँ के साथ लगकर गांव के अपने उस छोटे से घर को दियों व मोमबत्तियों से सजाया करते। माँ घर के भीतर मिट्टी के बने फर्श पर बैठी दिवाली की तैयारियां कर रही होती और हम तीनों भाई बाहर धूम धड़ाका कर रहे होते। माँ मिठाई से भरी थाली लेकर बाहर चौक पर आती, जमीन पर घूमती चक्कर घिन्नियों व फूटते बम की चिंगारियों से अपने नंगे पैरों को बचाती हुई हमारे पास आती व मिठाई एक एक करके हमारे मुंह में ठूस दिया करती। फिर वह चौक से रसोई घर में जाती सीढ़ियों पर बैठ जाया करती और मंत्रमुग्ध होकर हम तीनों भाइयों को मस्ती करते हुए निहारा करती। उस समय माँ के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के जो भाव रहते थे, उनसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि दुनिया जहान की खुशियाँ उनके घर के आंगन में थिरक रही हैं। हम केवल अपनी माँ को ही जानते थे। पिता की हमें धुंधली सी ही याद थी। हमें माँ ने ही बताया था कि पूरा गांव जब हैजे की चपेट में आया था, तो हमारे पिता भी उस महामारी में चल बसे थे। छोटा यानी गोपाल उस समय 1.5, मैं 3.5 व भाई साहब 8 वर्ष के थे। माँ के परिश्रमों कुर्बानियों का कायल पूरा गांव रहता था। वस्तुतः हम तीनों भाइयों के शहरों में जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने, उसके बाद अच्छे पदों पर आसीन होने में माँ के जीवन के घोर संघर्ष व कई बलिदान निहित थे। माँ हमसे कहा करती, तुम एक डाली के 3 फूल हो। तुम तीनों अलग अलग शहरों में नौकरी करते हो। एक छत के नीचे एक साथ रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं, लेकिन यह प्रण करो कि एक दूसरे के सुख दुख में तुम हमेशा साथ रहोगे और दिवाली हमेशा साथ मनाओगे। हम तीनों भाई एक स्वर में हाँ कर देते, लेकिन माँ संतुष्ट न होती और फिर बोलती, ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करो। हम तीनों भाई आगे बढ़कर माँ के सिर पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करते तो माँ आत्मविभोर हो उठती। उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक आते। माँ के मरने के बाद गांव छूटा, दिवाली पर इकट्ठा होना छूटा और फिर धीरे धीरे बहुत कुछ छूटने लगा।
आपसी निकटता, रिश्तों की गर्मी, त्योहारों का उत्साह, सभी कुछ लुप्त हो गया। कहा जाता है कि खून के रिश्ते इतने गहरे, इतने स्थायी होते हैं कि कभी मिटते नहीं हैं। मगर दूरी हर रिश्ते को मिटा देती है। रिश्ता चाहे दिल का हो, जज्बात का हो या खून का, अगर जीवंत रखना है तो सबसे पहले आपस की दूरी को पाट कर एक दूसरे के नज़दीक आना होगा। हम तीनों भाई एक दूसरे से दूर होते गए। हम एक डाली के 3 फूल नहीं रह गए थे। हमारी अपनी टहनियाँ, अपने स्तंभ व अपनी अलग जड़ बन गई थी। भाई साहब देहरादून में मकान बनाकर बस गए थे। मैं मुंबई में फ्लैट खरीद कर व्यवस्थित हो गया था। गोपाल ने बंगलुरु में अपना मकान बना लिया था। तीनों के ही अपने अपने मकान, अपने अपने व्यवसाय व अपने अपने परिवार थे। मैं विचारों में डूबा ही था कि मेरी बेटी कनक ने कमरे में प्रवेश किया। मुझे इस तरह विचार मग्न देखकर वह ठिठक गई। चिहुक कर बोली, आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं पापा? कोई सनसनीखेज खबर? उसकी नज़र मेज पर पड़ी चिट्ठी पर गई। चिट्ठी उठाकर वह पढ़ने लगी। तुम्हारे ताऊजी की है। मैंने कहा, ओह, मतलब आपके बिग ब्रदर की? कहते हुए उसने चिट्ठी को बिना पढ़े ही छोड़ दिया। चिट्ठी मेज पर गिरने के बजाय नीचे फर्श पर गिरकर फड़फड़ाने लगी। भाई साहब के पत्र की यूं तौहीन होते देख मैं आग बबूला हो गया। मैंने लपक कर पत्र को फर्श से उठाया व अपनी शर्ट की जेब में रखा और फिर जोर से कनक पर चिल्ला पड़ा, तमीज से बात करो, वह तुम्हारे ताऊजी हैं, तुम्हारे पापा के बड़े भाई। मैंने उन्हें आपका बड़ा भाई ही कहा है। बिग ब्रदर मतलब बड़ा भाई। मेरी 18 वर्षीय बेटी मुझे ऐसे समझाने लगी जैसे मैंने अंग्रेजी की वर्णमाला तक नहीं पढ़ी हुई है। क्या बात है, जब देखो आप बच्चों से उलझ पड़ते हो। मेरी पत्नी मीना कमरे में घुसते हुए बोली, मम्मा देखो, मैंने पापा के बड़े भाई को बिग ब्रदर कह दिया तो पापा मुझे लेक्चर देने लगे कि तुम्हें कोई तमीज नहीं, तुम्हें उन्हें ताऊजी पुकारना चाहिए। ताऊजी नहीं, ताऊजी। मैं कनक पर फिर से चिल्लाया। हाँ हाँ, जो कुछ भी कहते हो, ताऊजी या ताऊजी, लेकिन मतलब इसका यही है ना कि आपके बिग ब्रदर। पर तुम्हारे पापा के बिग ब्रदर मतलब तुम्हारे ताऊजी का जिक्र कैसे आ गया? मीना ने शब्दों को तुरंत बदलते हुए कनक से पूछा। पता नहीं मम्मा, उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ने के बाद पापा के दिल में अपने बिग ब्रदर के लिए एकदम से इतना आदर भाव जाग गए। नहीं तो पापा पहले कभी उनका नाम तक नहीं लेते थे। चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी? मीना ने अचरज से पूछा। मैंने चिट्ठी चुपचाप जेब से निकालकर मीना की ओर बढ़ा दी। चिट्ठी पढ़कर मीना एकदम से बोली, आपके भाई साहब को अचानक अपने छोटे भाइयों पर इतना प्यार क्यों उमड़ने लगा? कहीं इसका कारण यह तो नहीं कि रिटायर होने की उम्र उनकी करीब आ रही है तो रिश्तों की अहमियत उन्हें समझ में आने लगी हो। 3 साल बाद भाई साहब रिटायर होंगे तो उसके 5 साल बाद मैं हो जाऊंगा। एक ना एक दिन तो हर किसी को रिटायर होना है, हर किसी को बूढ़ा होना है। बस अंतर इतना है कि किसी को थोड़ा आगे तो किसी को थोड़ा पीछे। एक क्षण रुक कर मैं बोला, मीना कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया करो। हर समय हर बात में किसी का स्वार्थ फरेब मत खोजा करो। मीना ने ऐलान कर दिया कि वह दिवाली मनाने देहरादून भाई साहब के घर नहीं जाएगी। न जाने के लिए वह कभी कुछ दलीलें देती तो कभी कुछ। आपकी अपनी कुछ इज्जत नहीं। आपके भाई ने पत्र में एक लाइन लिखकर आपको बुलाया और आप चलने के लिए तैयार हो गए एकदम से देहरादून एक्सप्रेस में, जैसे कि 24 साल के नौजवान हों। अगले साल आप भी 50 के हो जाएंगे। मीना, पहली बात तो यह है कि अगर एक भाई अपने दूसरे भाई को अपने आंगन में दिवाली के दिए जलाने के लिए बुलाए तो इसमें आत्मसम्मान की बात कहाँ से आ जाती है? दूसरी बात यह है कि यदि इतना अहंकार रखकर हम जीवन जीने लग जाएं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे दिवाली के दिन अपने घर को अंधेरे में रखकर आपके भाई साहब का घर रोशन नहीं करना। लोग कहते हैं कि दिवाली अपने ही घर में मनानी चाहिए। मीना झट से दूसरी तरफ की दलीलें देने लग जाती। मीना, जिस तरीके से हम दिवाली मनाते हैं उसे दिवाली मनाना नहीं कहते।
इन सब में हम अपने इन रीत रिवाजों के मामले में इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं कि दिवाली जैसे जगमगाते हर्षोल्लास के त्योहार को भी एकदम बोझिल बना दिया है। न पहले की तरह घरों में पकवानों की तैयारियां होती हैं, न घर की साज सज्जा और न ही नाते रिश्तेदारों से कोई मेल मिलाप। दिवाली से एक दिन पहले तुम थके स्वर में कहती हो, कल दिवाली है, जाओ मिठाई ले आओ। मैं यंत्रवत हलवाई की दुकान से आधा किलो मिठाई ले आता हूँ। दिवाली के रोज हम घर के बाहर बिजली के कुछ बल्ब लटका देते हैं। बच्चे हैं कि दिवाली के दिन भी टेलीविजन व इंटरनेट के आगे से हटना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ी देर रुककर मैंने मीना से कहा, वैसे तो कभी हम भाइयों को एक साथ रहने का मौका मिलता नहीं, त्योहार के बहाने ही सही हम कुछ दिन एक साथ एक छत के नीचे तो रहेंगे। मेरा स्वर एकदम से आग्रहपूर्ण हो गया। मीना, इस बार भाई साहब के पास चलो दिवाली मनाने। देखना सब इकट्ठे होंगे तो दिवाली का आनंद चौगुना हो जाएगा। मीना भाई साहब के यहाँ दिवाली मनाने के लिए तैयार हो गई। मैं, मीना, कनक व कुशाग्र धनतेरस वाले दिन देहरादून भाई साहब के बंगले पर पहुँच गए। हम सुबह पहुँचे, शाम को गोपाल पहुँच गया अपने परिवार के साथ। मुझे व गोपाल को अपने अपने परिवारों सहित देखकर भाई साहब गदगद हो गए। गर्वित होते हुए पत्नी से बोले, देखो मेरे दोनों भाई आ गए। तुम मुंह बनाते हुए कहती थी ना कि मैं बेकार उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, ये नहीं आएंगे। तो क्या गलत कहती थी? इससे पहले क्या कभी हमारे पास कोई उत्सव त्योहार मनाने आए? भाभी जी तुनक कर बोली, भाभी जी आपने इससे पहले कभी बुलाया ही नहीं। गोपाल ने झट से कहा। सब खिलखिला पड़े। 25 साल के बाद तीनों भाई अपने परिवार सहित एक छत के नीचे दिवाली मनाने को इकट्ठे हुए थे। एक सुखद अनुभूति थी, सिर्फ हंसी ठिठोली थी, वातावरण में कह कहो व ठहाकों की गूंज थी। भाभी जी, मीना व गोपाल की पत्नी के बीच बातों का वह लंबा सिलसिला शुरू हो गया था जिसमें विराम का कोई भी चिन्ह नहीं था। बच्चों के उम्र के अनुरूप अपने अलग अलग गुट बन गए थे। कुशाग्र अपनी पॉकेट डायरी में सभी बच्चों से पूछ कर उनके नाम, पते, टेलीफोन नंबर व उनकी जन्म तिथि लिख रहा था। सबसे अधिक हैरत मुझे कनक को देखकर हो रही थी। जिस कनक को मुझे मुंबई में अपने पापा के बड़े भाई को इज्जत देने की सीख देनी पड़ रही थी, वह यहाँ भाई साहब को एक मिनट भी नहीं छोड़ रही थी। उनकी पूरी सेवा कर रही थी। कभी वह भाई साहब को चाय बनाकर पिला रही थी तो कभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी। कभी वह भाई साहब की बाह थाम कर खड़ी हो जाती तो कभी उनके कंधों से झूल जाया करती। भाई साहब मुझसे बोले, श्याम, कनक को तो तू मेरे पास ही छोड़ दे, लड़कियां बड़ी स्नेही होती हैं। भाई साहब के इस कथन से मुझे पहली बार ध्यान आया कि भाई साहब की कोई लड़की नहीं है, केवल 2 लड़के ही हैं। मैं खामोश रहा, लेकिन भीतर ही भीतर मैं स्वयं से बोलने लगा, यदि हमारे बच्चे अपने रिश्तों को नहीं पहचानते तो इसमें उनसे अधिक हम बड़ों का दोष है। कनक वास्तव में नहीं जानती थी कि पापा के बिग ब्रदर को ताऊजी कहा जाता है। जानती भी कैसे? इससे पहले सिर्फ 1-2 बार दूर से उसने अपने ताऊजी को देखा भर था। ताऊजी के स्नेह का हाथ कभी उसके सिर पर नहीं पड़ा था। ये रिश्ते बताए नहीं जाते, एहसास करवाए जाते हैं। दिवाली की संध्या आ गई। भाभी जी, मीना व गोपाल की पत्नी ने विशेष पकवान व विविध व्यंजन बनाए। मैंने भाई साहब व गोपाल के घर को सजाने की जिम्मेदारी ली। हमने छत की मुंडेरों, आंगन की दीवारों, कमरों की सीढ़ियों व चौखटों को चिरागों से सजा दिया। बच्चे किस्म किस्म के पटाखे फोड़ने लगे। फुलझड़ी, अनार, चकर घिन्नियों की चिंगारियां इधर उधर तेजी से बिखरने लगीं। बिखरती चिंगारियों से अपने नंगे पैरों को बचाते हुए भाभी जी मिठाई का थाल पकड़े मेरे पास आईं और एक पेड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। इस दृश्य को देखकर भाई साहब व गोपाल मुस्कुरा पड़े। मीना व गोपाल की पत्नी ताली बजाने लगीं। बच्चे खुश होकर तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे। कुशाग्र मीना से कहने लगा,
मम्मी, मुंबई में हम अकेले दिवाली मनाते थे तो हमें इसका पता ही नहीं चलता था। यहाँ आकर पता चला कि इसमें तो बहुत मज़ा है। मज़ा आ रहा है ना दिवाली मनाने में? अगले साल सब हमारे घर मुंबई आएंगे दिवाली मनाने, मीना ने चहकते हुए कहा। और उसके अगले साल बेंगलुरु, हमारे यहाँ, गोपाल की पत्नी तुरंत बोली। हाँ श्याम और गोपाल, अब से हम बारी बारी से हर एक के घर दिवाली साथ मनाएंगे। तुम्हें याद है ना, माँ ने भी हमें यही प्रतिज्ञा करवाई थी। भाई साहब हमारे करीब आकर हम दोनों के कंधों पर हाथ रखकर बोले। हम दोनों ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। इतने में मेरी नज़र छत की ओर जाती सीढ़ियों पर बैठी भाभी जी पर पड़ी, जो मिठाइयों से भरा थाल हाथ में थामे मंत्रमुग्ध हम सभी को देख रही थीं। सहसा मुझे भाभी जी की आकृति में माँ की छवि नजर आने लगी, जो हमसे कह रही थीं, तुम एक डाली के 3 फूल हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।